पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या फिर एड्रिनल। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे बोला है तो लीवर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि इसका हो जाएगा। लीवर नहीं देकर ऑप्शन में आपको यकृत भी दे सकता है, तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि सेकंड नंबर पर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि वह अग्नाशय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे है प्रश्न की भौतिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन होता है और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसको एक बार बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जैसे कि दूध से दही में बदलने के बाद दही को फिर पुनः दूध में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसको एक बार परिवर्तित करने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है। जैसे यह अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है वह अस्थायी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तित होते रहता है, इसको आप परिवर्तन पुनः उसी रूप में ला सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? H2CO यानी कि कोबाल्ट, H2S या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या है? सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकारक देखेंगे, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक यानी कि जिसको में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का जिसको में योग होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का योग किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी पे देखिए O2, O और O, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 यहाँ पे बनाता है, तो O2 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। आप लोग को यहाँ पे मन में होगा कि यहाँ पे CO, तो यहाँ पे CO नहीं है, यहाँ पे कोबाल्ट है। अगर यहाँ पे C और O यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता, C और O होता तो यह भी ऑक्सीडेशन होता, लेकिन यहाँ पे देखिए C और यहाँ पे स्मॉल o कोबाल्ट यहाँ पे दिया है, तो यह ऑक्सीडेशन नहीं है। अगर H2O यहाँ पे होता ऑक्सीजन का योग, तो यह ऑक्सीडेशन हो जाता। यहाँ पे O2 है, यह ऑक्सीडेशन है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? एक बार बतला दीजिए। चलिए, सभी का क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है, पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक है जो मनुष्य में सोचने के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, तंत्रिका ऊतक। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या फिर विद्युत अपघटन। तो अभी जस्ट बतलाए थे, यानी कि भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। भोजन के पाचन में ऑक्सीजन का योग होता है और ऑक्सीजन का जिसको में योग होता है उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण या फिर इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH, C2H12O6, C12H22O11 या फिर CH3CHO। यहाँ पे बतलाना है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CH3COOH। यह जो है वह एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, एसिटिक एसिड। और आप लोग को पिछले क्लास में बतलाए थे कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वह सिरका में पाया जाता है, और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक एसिड। इसके बाद देखते हैं C6H12O6। यह जो है वह ग्लूकोज में पाया जाता है। C6H12O6 जो है वह ग्लूकोज में पाया जाता है। C12H22O11 यह जो है वह शुगर में पाया जाता है, यानी कि चीनी में, यह चीनी में पाया जाता है। और जो CH3CHO है यह एथेनॉल है, एथेनॉल है या फिर इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं।
इसको बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, इसको नोट आप लोग कर लीजिएगा, या फिर इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा K2 एकेडमी, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा सबसे पहले और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है? Na2ZnO2, NaZnO2, NaOZN2 या फिर NaZnO2। तो यहाँ पर देखिए जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट। और सोडियम जो जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए? सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2ZnO2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? तो अगला प्रश्न है, देखिए लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, पेंट करके या फिर यसद लेपन करके। बताइए किससे किया जाता है? इसके ऊपर लेप चढ़ाने को क्या कहते हैं बताइए यहाँ पे? तो इसको यसद लेपन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए लोहे का परमाणु संख्या है 23, 26, 25 या फिर 24। तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, सभी लोगों को मालूम होगा, और लोहा जो है वह धातु होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नांकित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4 या फिर NH4OH। तो इसमें जो लवण है वह है K2SO4, ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है? NH4OH, KOH, FeOH2 या फिर CuOH2। तो इनमें बतलाइए कि सबसे प्रबल भस्म कौन है? सबसे प्रबल भस्म जो है वो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्विविस्थापन प्रक्रिया या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया। आप लोग जल्दी से बतलाइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। यहाँ पे देखिए नीचे प्रक्रियात्मक समूहों का फार्मूला दिया गया है, इनमें से कौन कीटोन है? इनमें से कीटोन कौन है बतलाना है? COOH, CHO, OH या फिर CO। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं COOH। यह जो है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यह होता है। CHO जो है वह एल्डिहाइड होता है, CHO जो है वह एल्डिहाइड होता है। आप लोग नोट करते जाइएगा। OH जो होता है वह एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। और CO जो है वह कीटोन होता है, यह है कीटोन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Fe यानी आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन गैस या फिर Sb यानी कि एंटीमनी। बतलाइए इनमें से कौन उपधातु है? और इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, एंटीमनी। और एंटीमनी का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 51 यानी कि 51 होता है इसका परमाणु क्रमांक। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया,
संयोजन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग पहले के क्लास में देखे थे, जब एक तत्व से दो या दो से अधिक तत्व बनता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन यानी कि अपघटन हो रहा है, यानी कि यह टूट रहा है, एक तत्व से दूसरे दो या दो से अधिक तत्वों में टूटता है तो उसको अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन का जस्ट उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया जब दो तत्व मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है जल के साथ अभिक्रिया कर? मीथेन, इथेन, एथिन या फिर एथाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है। एथाइन का जो होता है रासायनिक सूत्र वो C2H2 होता है। इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन भी इसको बोलते हैं, या फिर एथाइन। इसका जो रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए लीड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है O2 गैस का, NO2 गैस का, N2 गैस का या फिर PbO गैस का। तो यहाँ पे जो यह धुआं है वह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नांकित में कौन अम्ल नहीं है? HCl, HNO3, H2SO4 या फिर KOH। तो यहाँ पे देखिए HCl सभी को मालूम है, यह अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे HNO3, H2SO4 और KOH। तो जिसको में OH होता है वह होता है क्षार। OH जिसको में होता है वह होता है क्षार। और यहाँ पे देखिए इसको में देखिए जिसको में ऑक्सीजन दो या दो से अधिक होता है वह भी होता है अम्ल। इसको पहचानने की एक तरीका होता है, जिसको में ऑक्सीजन दो या दो से अधिक होता है वह अम्ल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, जिसको में ऑक्सीजन दो या दो से अधिक होता है उसको वह अम्ल होता है। यह आप पहचान सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों, ग्रेफाइट या कार्बन। तो ये तो सभी लोगों को मालूम होगा कि ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरियम। आप लोग बतलाइए कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, सभी लोग बतलाइए। और इस वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं उन लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास हो रहा है, वो भी फ्री में हो रहा है। आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए इसका बतलाइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे इसका एल्यूमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। और जो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है वो Al2O3 × 2H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? थाइमस, थायराइड, एड्रिनल या फिर वृषण। सभी लोग बतलाइए इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो रुधिर चाप है वह एड्रिनल इसको नियंत्रित करता है। एड्रिनल इसको नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑक्सिन है, एक हार्मोन है या फिर वसा है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सिन क्या होता है? आप सभी लोग बतलाइए कि ऑक्सिन क्या होता है और ऑक्सिन का कार्य क्या होता है। इसका कार्य भी बतलाना है। किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। देखिए ऑक्सिन एक हार्मोन है। ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि पेड़ पौधा में पाया जाता है और यह जो है वह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ऑक्सिन जो कार्य करता है वह कोशिका में विभाजन करता है, लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है बतलाइए। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल
या फिर ब्यूटरिक अम्ल। और यहाँ पे मेथनोइक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको भी बतलाना है। तो देखिए जो मेथनोइक अम्ल है यह तो आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेथनोइक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है, चिट्टी के डंक में पाया जाता है और इसका जो सामान्य नाम होता है उसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। जो मेथनोइक अम्ल है इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको बतलाइए। फॉर्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो HCOOH होता है, इसका यह रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। सिरका, फॉर्मलिन, क्लोरोफॉर्म या फिर फिनाइल। एथेनोइक अम्ल का तनु घोल कौन है यहाँ पर बतलाइए। एथेनोइक अम्ल का तनु घोल कौन है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए तो एथेनोइक अम्ल जो है इसको एसिटिक अम्ल से भी जानते हैं, एसिटिक अम्ल से जानते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एथेनोइक अम्ल की जगह पे एसिटिक अम्ल बोल देता तो भी सेम आंसर होता। तो इसको एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है सिरका में होता है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। एथेनॉल, कीटोन, हाइड्रोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम पहले के क्लास में भी बतलाए थे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन, यहाँ से देखिए हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रिनल, ऑक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। बतलाइए इनमें से पादप हार्मोन का कौन उदाहरण है। पिछला क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि ऑक्सिन है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ऑक्सिन है और एक हार्मोन ऑक्सिन है, उसका राइट आंसर हुआ था हार्मोन। ऑक्सिन एक हार्मोन है और हम बतलाए थे कि जो ऑक्सिन है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी कि पादप हार्मोन जो है वो ऑक्सिन है, पादप हार्मोन है जो ऑक्सिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑक्सिन है जो कि एक पादप हार्मोन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना है। यानी कि आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से होता है या फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ग्वाइटर, गंड, घेंगा या फिर इनमें से सभी। बतलाइए क्या होता है। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से डेली एमसीक्यू क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, इसलिए आप लोग कंटिन्यू क्लास भी कीजिए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए जो नहीं किए हैं, और इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। घेंगा या फिर ग्वाइटर या गलगंड ये सभी होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कार्बन क्या है। यहाँ पे बतलाना है कार्बन क्या है। बतलाइए सभी लोग, क्या कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं है। सबसे पहले कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और यह एक अधातु होता है। कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं। कार्बन के अपरूप यहाँ पे होते हैं, एक होता है हीरा, ग्रेफाइट, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और एक होता है फुलेरिन, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फुलेरिन की संरचना, फुलेरिन जो है उसकी संरचना पूछ देता है किसके आकार की होती है। फुलेरिन की संरचना, फुलेरिन की जो संरचना होती है वह गोल होती है, फुटबॉल की तरह गोल होता है फुलेरिन की संरचना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए संतृप्त यौगिक में है। संतृप्त यौगिक में क्या होता है। द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, एकल बंध होता है या फिर उपरोक्त सभी होता है। और संतृप्त बंध यहाँ पे देखिए एल्केन जो होता है, इसके सभी एल्केन समूह के जितने भी होते हैं वो सभी एकल बंध होते हैं। एल्केन समूह के जितने भी
उदाहरण सब आप लोग मान लीजिए, वो सभी एकल बंध, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी है ये सभी संतृप्त यौगिक है और सभी के सभी एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। जैसे मीथेन ही होता है, CH4 मीथेन होता है, तो एक कार्बन यहाँ पे और इस तरह से चारों तरफ से हाइड्रोजन होता है एकल बंध के द्वारा। तो संतृप्त यौगिक एकल बंध होता है और असंतृप्त यौगिक जो होता है वह द्विबंध और त्रिबंध दोनों होता है। असंतृप्त यौगिक द्विबंध और त्रिबंध दोनों होते हैं। और एल्किन, यहाँ पे एल्केन हो गया एकल बंध, एल्किन हो गया द्विबंध और एल्काइन जो होता है वो त्रिबंध होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बतलाइए। और एक क्वेश्चन पहले के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यह जो इसका जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30.5 किलो जूल पर मोल होता है यहाँ पे इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एस्टोडर्म, मेसोडर्म, यहाँ पे एक्टोडर्म हो जाएगा, एस्टो नहीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म या फिर एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे बतलाइए। और ये तीनों जो भाग होता है वो भ्रूण के भाग होता है। भ्रूण में सबसे अंदर जो होता है वो एंडोडर्म होता है, उसके फिर मध्य में जो होता है वो मेसोडर्म और सबसे बाहर में जो होता है वो एक्टोडर्म होता है। तो यहाँ पे तंत्रिका तंतु पूछा है, तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होता है वो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से होता है। सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहर में होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से ही तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होता है। और अंगों का अगर निर्माण की बात करें तो वो मेसोडर्म से होता है अंगों का निर्माण। और इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, साबुन में अणु के 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी, जल रागी, मिशेल या फिर तीनों कथन सत्य है। एक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है और एक जो होता है वह जल में विलय होता है। दोनों को हम बतलाएंगे यहाँ पे। देखिए जो जल में विलय होता है, जो जल में विलय होता है उसको जल रागी बोलते हैं और जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है उसको जल विरागी बोलते हैं। तो बतलाइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को जल विरागी बोलते हैं और जल रागी जो है वह जल में विलय सिरा होता है, जल में विलय सिरा को जल रागी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए, एक बार बतला दीजिए सभी लोग, यहाँ तक क्लियर है? और आप लोग लाइक जल्दी से कर दीजिए, बहुत ही कम लाइक है। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मनुष्य के, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क नालिका, न्यूरॉन, एक्सॉन या फिर नेफ्रिडिया? बतलाइए यहाँ पे सभी लोग जल्दी से। ऑप्शन ए है वृक्क नालिका, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है एक्सॉन और ऑप्शन डी है नेफ्रिडिया। तो चलिए आप लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा कि मनुष्य के वृक्क में रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। इसका बिल्कुल सही नेफ्रॉन हो जाएगा, लेकिन नेफ्रॉन तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क नालिका। वृक्क के अंदर ही नेफ्रॉन होता है, वृक्क नालिका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वृक्क नालिका। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण किसके द्वारा होता है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो कवक में, कवक जो होता है फंगस होता है, फंगी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। फंगस में विषमपोषी होता है, मृतजीवी होता है, किसी सड़े गले पदार्थ पर जाकर अपना भोजन यहाँ से ले लेते हैं। मृतजीवी होता है यानी कि मृत से ही मतलब पता चलता है कि मरे हुए पदार्थ, सड़े गले मरे कुछ भी ऐसा पदार्थ, वहाँ पे फंगस बहुत जल्दी फैल जाते हैं। जैसे आप लोग रोटी भी देखे होंगे, रोटी को 1 से 2 दिन हो जाता है तो उसको पे वाइट जो है उसको पे फंगस लग जाता है, वो सभी कवक होते हैं, फंगस होते हैं और इसका जो भोजन है वो मृतजीवी होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है?
आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन गैस या फिर Sb एंटीमनी। तो यहाँ पे इसको हम पहले के क्लास में बतलाए थे कि उप धातु जो होता है वो एंटीमनी, और एंटीमनी का परमाणु क्रमांक होता है 51। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में या फिर श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है सभी लोग बताइए। और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली यहाँ पे कंटिन्यू क्लास हो रहा है। चलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है बतलाना है। एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रीन या फिर प्रोपिन किसका बहुलक है। तो यहाँ पे जो रबर है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, जो रबर बहुलक है वह आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी, रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बतलाइए। संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे वातावरण, प्रकृति जो है उसको में ऑक्सीजन का संतुलन किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे संयोजन के द्वारा तो बनेगा नहीं, अपघटन द्वारा भी नहीं, ये जो है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी। उभयलिंगी के मतलब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे देखिए होता है एक लिंगी, और एक लिंगी होता है और एक होता है उभयलिंगी। एक लिंगी मतलब कोई एक ही लिंग, या तो नर होगा या तो फिर मादा होगा। नर या फिर मादा में से कोई एक ही लिंग उसको में पाया जाएगा। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में अलग अलग लिंग होते हैं, एक नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, इसलिए मनुष्य एक लिंगी श्रेणी में आते हैं। और उभयलिंगी जिसको में नर और मादा एक ही जीव के अंदर होता है, नर और मादा जो है एक ही जीव के अंदर पाया जाता है, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। तो जो उभयलिंगी है वो केचुआ में देखा जाता है। केचुआ जो है वह उभयलिंगी प्राणी है, जंतु है या उभयलिंगी। तो इसका जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक आप लोगों का एक क्लियर है तो एक बार बतला दीजिए। यहाँ तो क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोग बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल है बतलाइए। इमली में कौन सा अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। बतलाइए कौन सा अम्ल होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेथेनोइक है, तो मेथेनोइक में जो होता है वो चिट्टी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वह इमली में होता है, टार्ट्रिक अम्ल। और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जो है वह दही में होता है, लैक्टिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह होता है टमाटर में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये चारों को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं बतलाइए। हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको बतलाइए क्या कहते हैं। हाइपोटेंशन इसको लो ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। और हाइपरटेंशन जो है वह हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन और निम्न रक्तचाप जो होता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। बतलाइए यहाँ पे प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर विघटन अभिक्रिया। बतलाइए कौन से अभिक्रिया है। यहाँ पे
तो प्राकृतिक गैस यहाँ पे जैसे मीथेन हो गया CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे इसको में ऊर्जा निकलता है, और ऊर्जा निकलता है तो इसको में ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जिसको में ऊष्मा या फिर ऊर्जा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, दांतों का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। बतलाइए किस पदार्थ का बना होता है। और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम लोग टोटल 1000 MCQ करेंगे, उसी में से आपका एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग डेली बस क्लास को देखते जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए यह अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर यहाँ पे वास्तविक की जगह पे आभासी प्रतिबिंब रहता तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? काली, श्वेत, पीला या फिर भूरा। बतलाइए इस परत का जो रंग होता है वह कैसा होता है। यहाँ पे कॉपर है 2Cu प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे O2 हो जाता है, और यहाँ पे जो बनता है वह कॉपर ऑक्साइड 2CuO। तो यह कैसा होता है? तो यह जो होता है वह काला रंग का परत होता है, काली परत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको में ऊष्मा का शोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा इसको में ग्रहण होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में नीचे यानी कि अवक्षेप जम जाता है, अभिक्रिया होता है उस विलयन के नीचे अवक्षेप जम जाता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप मतलब होता है अविलेय पदार्थ नीचे हो जाता है, विलयन के नीचे जम जाता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया को कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण जो है वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण भी छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, और समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बोला है, इसलिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोलता कि वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अगर यहाँ पे बोलता कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वह सिर्फ उत्तल दर्पण हो जाता। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है और बराबर भी बनाता है। इसलिए यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार या फिर हरा चमकदार। तो यहाँ पे इससे जो उत्सर्जित होता है वह श्वेत और चमकदार होता है। श्वेत और चमकदार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बतलाइए प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, जो कि गलत है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, यह भी गलत है। और सभी कथन सत्य है, यह भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, क्या हो जाएगा इसका आप लोग बतलाइए। और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे क्लास होता है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्लास डेली होता है और पहले भी क्लास हो चुका है। आप लोग जो नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वह प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए। अगला प्रश्न है देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है सोमैटोस्टैटिन के कारण, ग्लूकागॉन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण। किसके कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। और आप लोग उस डेली क्लास देखिए जो 1000 एमसीक्यू करेंगे वह स्पेशल एमसीक्यू होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा। इसी में से आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो बस आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। और आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी या फिर वास्तविक। तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है और आभासी होता है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा और हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमेशा बनता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या फिर चपटा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई प्रतीत होता है और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण चपटा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है देखिए मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन या फिर परमेलिया। तो मिर्गी की औषधि जो है वह परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह अनावृत बीजी हो जाता है। अनावृत बीजी में ऐसा होता है जिसको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है या फिर अन्य परिवर्तन है। तो अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसको एक बार परिवर्तन करने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में पुनः उसी रूप में लाया जा सकता है। तो अंगूर का किण्वन होने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए आँख में
प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका, पुतली, लेंस या फिर पक्षमाभी पेशियाँ। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, और परितारिका के अंदर ही होता है पुतली। जो पुतली है वह प्रकाश के रोशनी से अपना आकार खुद बदल लेता है। अगर प्रकाश की रोशनी ज़्यादा होता है तो पुतली सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है, और प्रकाश की रोशनी जब कम हो जाता है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। और जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह परितारिका, इसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। आइरिस बोलते हैं परितारिका को इंग्लिश में। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखें अगला प्रश्न है यहाँ पे देखें, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पे बतलाना है। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बतलाए थे कि लैक्टिक अम्ल दही में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है। सिट्रिक में जो होता है वह संतरा और नींबू में होता है। और मेथेनोइक अम्ल भी बतलाए थे, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और मेथेनोइक अम्ल के बारे में भी बतलाए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है किस में पाया जाता है।